आप सभी गाइस और तैयारी कैसी हो रही है आपकी। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर करना है गाइस, क्योंकि बहुत रोज़ की तरह आज भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्वेश्चंस मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो देख लेते हैं क्या खास है रोज़ आज के वीडियो के अंदर। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। यहाँ पूछ रहा है कि हेमिंगवेज नॉवल अ फेयरवेल टू आर्म्स इज डिवाइडेड इनटू, कितनी बुक्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 2 बुक्स, 3 बुक्स, 4 या फिर 5 बुक्स के अंदर, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 5 बुक्स के अंदर अ फेयरवेल टू आर्म्स को डिवाइड किया गया है। कब आया था ये? 1929 की बात करेंगे, ठीक है, 1929 में। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे, ये इनका पूरा नाम है, याद कर लीजिएगा, कभी कभार आ जाता है किसी का पूरा नाम भी। तो वॉज बॉर्न इन, कहाँ पर ये पैदा हुए थे? अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन या फिर जर्मनी? तो इसका आपका आंसर हो जाता है क्या? ए ऑप्शन होगा, यानी कि ये एक अमेरिकन है गाइस। अर्नेस्ट हेमिंग्वे, वॉल्ट विटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और विलियम फॉकनर, ये चारों के चारों आपके अमेरिकन में आते हैं। वैन वॉज द नॉवल फॉर होम द बेल टोल्स पब्लिश्ड बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे, इनका एक नॉवल है फॉर होम द बेल टोल्स, ये कब पब्लिश हुआ था? तो 1938, 1945, 48 या फिर 1940? तो डी ऑप्शन होगा, यानी कि 1940 की बात करेंगे, फॉर होम द बेल टोल्स। ओके। फॉकनर्स साउंड एंड फ्यूरी वॉज पब्लिश इन, फॉकनर का एक नॉवल है साउंड एंड फ्यूरी, ठीक है, इसको कब पब्लिश कराया गया था? तो ये आपका 1927 में, 1929 में, 31 में या फिर 33 में, कब पब्लिश कराया गया था इस नॉवल को? तो इसके आंसर पर आप जाएंगे तो गाइज इसका हो जाएगा 1929, ठीक है, बी ऑप्शन पर जाएंगे। इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वॉक्स हिज हेवनली म्यूज, यूरेनिया को वो इन्वॉक करते हैं, तो बिगिनिंग में ही करते हैं, कौन सी बुक्स के अंदर? बुक 1, बुक 4, बुक, एक सेकेंड, मुझे लग रहा है कि लाइट थोड़ा कम हो रही है गाइज, एक सेकेंड। ओके चलिए अब सही है ना? हाँ अब ठीक है। तो इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वॉक्स हिज हेवनली म्यूज यूरेनिया एट द बिगिनिंग ऑफ, किसकी बिगिनिंग में? बुक 1, बुक 4, बुक 9 या फिर बुक 7? तो किस आंसर पर आप लोग मार्क करेंगे, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका आंसर अगर गाइज हो जाना चाहिए, कौन सी बुक में यहाँ पे बात हो रही है? ओके हेवनली म्यूज को कौन सी बुक के अंदर इन्वॉक किया गया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा गाइज, 2 चीज़ें होंगी इसमें, ठीक है, 2 चीज़ें हो जाएंगी, एक तो बुक 1 में, ठीक है, एक तो बुक 1 में, और दूसरा आई थिंक आपका होना चाहिए बुक 4th, ठीक है, बुक 4। तो आपका ए और बी हो जाएगा यहाँ पे। नहीं नहीं यार, मेरे हिसाब से एक सेकेंड, बुक 7 होना चाहिए गाइस, राइट ना? हाँ बुक सेकंड गाइस, सॉरी, यहाँ पे बुक 1 लग रहा है मुझे और बुक 7 लग रहा है, आपको क्या लग रहा है गाइस? हाँ बिल्कुल, मुझे बुक 1 और बुक 7 लग रहा है, तो यह इसका आंसर रहेगा। That glory never shall his wrath or might extort from me, पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की का ये स्टेटमेंट है, that glory never shall his wrath or might extort from me। तो ये कहाँ से है? मतलब इसमें जो ग्लोरी है वो किस चीज़ के लिए को रेफर करती है? द करेज नेवर टू सबमिट और yield, टू रेन इन हेल, द डिफेट गॉड या फिर टू स्प्रीड इविल, किसको यहाँ ये करता है गाइस, ये आपको बताना है। तो आई थिंक इसका आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, ए ऑप्शन पे जाएंगे, द करेज नेवर टू सबमिट और yield। इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन प्रेजेंट्स द एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ मैन इन 2 स्टेजेस इन बुक्स। तो कौन सी बुक्स के अंदर जो पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन प्रेजेंट करते हैं एक्शन फॉल ऑफ मैन, जब स्वर्ग से मैन को जो है वहाँ से भगा दिया जाता है, तो किस चीज़ को यहाँ पे बताया जाता है, कौन सी बुक के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर आपको देना है गाइस, यहाँ पे आई थिंक होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? हाँ बुक 4th, बुक 9, बुक 4th या बुक 8, बुक 3rd, बुक 9 या फिर बुक 5 और बुक 10, ये कौन सा यहाँ पर आप लोग मार्क करेंगे इसको? आई थिंक ये आपका ए ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि 4th और 9th 2 बुक्स के अंदर ही जो है फॉल ऑफ मैन को दिखाया।
Where there is leisure for fiction, there is little grief was Samuel Johnson's criticism of a famous poem. एक फेमस पोएम के अंदर इन्होंने क्रिटिसाइज किया है कुछ इस तरीके से बोल करके कि वेयर देयर इज लीजर फॉर फिक्शन देयर इज लिटिल ग्रीफ। तो ये किस पोएम की बात हो रही है, ठीक है, किस पोएम में जो है उन्होंने इस तरीके से उसको रिमार्क किया है। पीबी शेलीज एडोनिस, फिलिप सिडनी जस्ट्रोपल एंड स्टेला, थॉमस ग्रेज एलिजी एलिज रिटन इन अ कंट्री चर्च, जॉन मिल्टन लेसिडस। तो जॉन मिल्टन लेसिडस की बात हो रही है, 1637 में आई थी, ठीक है, और किसके लिए आई थी, एडवर्ड किंग, राइट, एडवर्ड किंग जो इनके फ्रेंड थे उनकी डेथ के लिए आई थी। किंग एडवर्ड मत कर देना, एडवर्ड किंग, ओके। द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज लेटर ड्रामाज इज, जो लास्ट के जो लेटर जो बाद के जो ड्रामा है उनमें से इनका जो फाइनेस्ट है वो कौन सा है, एस्केप, द पिजियन, द स्किन गेम, फिर या फिर लॉयल्टीज। तो किस पर जाएंगे आप लोग, कौन से ऑप्शन पर जाएंगे। तो गाइज इसका आपका होना चाहिए मेरे हिसाब से, कौन सा आंसर सही रहेगा यहाँ पे। चलिए ये हो जाएगा आपका डी, ठीक है, लॉयल्टीज की बात करेंगे यहाँ पे। चलिए इसके जो स्केप है हाँ लॉयल्टीज की बात होनी चाहिए गाइज। चलिए अब मैं ये बता दूं, जो स्केप है ना वो 1912 में आया था, 1912 में आया था स्केप, ठीक है। पिजियन की बात करें तो ये आई थिंक आया था इनका 1912 में ही आया था, ये भी 1912 में ही आया था। स्किन गेम की बात करें तो ये 1920 में आया था, 1920 में आया था स्किन गेम। और लॉयल्टीज़ की बात करें तो ये आपका आया था 1922 में, ठीक है। इस तरीके से इनकी डेट्स भी आपको याद रखनी है। नेम द क्रिटिक हु रिमार्क्स जस्टिस, जिसने जस्टिस को रिमार्क किया है कंटेम्पोररी अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड, ओके। तो कॉस्ट है, एसी वार्ड है, निकॉल है या फिर स्कैम्प है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि एसी वार्ड, राइट गाइज। एसी वार्ड यहाँ पर हम लोग टिक कर देंगे और आगे निकल लेंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले रिटिन बाय गाल्सवर्दी, गाल्सवर्दी के द्वारा कौन सा प्ले इनमें से नहीं लिखा गया। सिल्वर बॉक्स तो बिल्कुल लिखा गया है, जॉय भी लिखा गया है, वेवर्स, अ डोल्स हाउस भी लिखा गया है, बल्कि ये जो वेवर्स है, ठीक है, सी ऑप्शन है, ये नहीं लिखा गया है। ये एक हमारे जो जर्मन प्ले राइट रहे हैं गरहर्ट हम्प्टमैन के नाम से, उन्होंने लिखा था 1922 के अंदर, 1922 के अंदर। The literary art of diminishing a subject by making it ridiculous and evoking towards it the attitudes of amusement and scorn is called। अच्छा, अच्छे से सेंटेंस को आप समझ लें जो मैंने बोला है। द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग, इस तरीके का लिटरेरी आर्ट जो डिमिनिश करता है उस सब्जेक्ट को रिडिकुलस बना करके, है ना, भद्दा बना करके। इवोकिंग टुवर्ड्स द एटीट्यूड ऑफ अम्यूजमेंट, इससे जो है आनंद लेना, इसकी फॉली करना, इसको जो स्कॉर्न करना, हंसी उड़ाना, इस टाइप से। तो आप उसको क्या कहेंगे, आप उसको गाइस एलिगोरी, मेलोड्रामा, प्रोजेडी, मतलब पैरोजी नहीं, पैरोडी होना चाहिए, राइट ना, पैरोडी होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग भी गाइस। हाँ, तो इसका पैरोडी हो जाएगा, ओके, पैरोडी हो जाएगा। पैरोडी में ऐसा होता है कि ये जो है लिटरेरी है जो सब्जेक्ट को रिडिकुलस करती है एंड इन वर्किंग टुवर्ड्स इन द एटीट्यूड ऑफ अम्यूजमेंट एंड स्कॉर्न। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द प्रोलिटेरियन नॉवल, प्रोलिटेरियन नॉवल की जो थीम है वो क्या है, एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, वॉरियर्स है, मिडिल क्लास है या फिर वर्किंग क्लास है। तो इसकी बात करें अगर हम, तो ये आपका होना चाहिए क्या, ऑप्शन डी होना चाहिए, जो वर्किंग क्लास होती है उसी के बारे में बताता है ये नॉवल। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड, जो साइंटिफिक स्टडी करता है किसी भी नॉवल की डेवलपमेंट की, तो उसको क्या कहते हैं, किसी भी लैंग्वेज की, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं तो उसको मॉर्फोलॉजी, बिब्लियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी या फिर फिलोलॉजी क्या कहते हैं। तो आई थिंक इसका डी ऑप्शन होगा, फिलोलॉजी कहेंगे उसको हम लोग, ओके। चलिए, अ फॉल्स आइडिया और इमेज इज नोन एज, कोई भी फॉल्स आइडिया या फिर इमेज क्या कहलाती है, किस नाम से इसको जाना जाता है। तो ये आपका सी ऑप्शन होगा, यानी कि इल्यूजन। इल्यूजन और एल्यूजन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन एल्यूजन होता है कोई भी इनडायरेक्ट रेफरेंस, ये जो एल्यूजन है ये होता है इन डायरेक्ट रेफरेंस,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारे पास, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है यहाँ पर। तो ये सोवेनियर का है, सोवेनियर का जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो ए ऑप्शन ही हो जाएगा गाइस, SOUVENIR, ठीक है, SOUVENIR, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इसमें भी, क्वाइटेंसेंस का, क्वाइटेंसेंस का जो है करेक्टली वर्ड आपको बताना है। तो यहाँ भी जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा गाइज, क्वाइट। देखिए पहले तो क्विंट लगा लीजिए आप, क्विंटेंसेंस है ना, देखिए क्विंट, QUINT, क्विंट हो गया, ESS हो गया, एंस, ENC, एंस हो गया। तो ऐसे आप लोग याद करना इसको। इसमें भी करेक्टली स्पेल्ड बताना रिदम का, तो यहाँ जो रिदम का हो जाएगा वो सी ऑप्शन होगा गाइज, यानी कि RHYTHM रिदम होता है। चलिए इनकरेक्टली स्पेलिंग बतानी है, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है, अप्रोप्रिएट की बिल्कुल ठीक है, टाइटल की भी, मिशन की भी। तो पैसेज की जो स्पेलिंग है वो गलत है, क्योंकि पैसेज की PASSAGE होती है, EGE नहीं होती, ठीक है, पास एज। इंसेसेंट, इंसेसेंट वर्ड का एंटोनिम बताना है, क्या होगा, ओकेजनल होता है, अनइंटरप्टेड होता है, कंटिन्यूअल या फिर सीजलेस, क्या होगा इसमें गाइस। तो आई थिंक आपका जो आंसर है वो रहेगा यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन ए होना चाहिए, ओकेजनल, ठीक है। इंसेसेंट का होता है कभी कभार होता है, जैसे इंसेसेंट का आप ले सकते हैं क्या गाइज, इंसेसेंट होता है कॉन्टीन्यूसली, कॉन्टीन्यूसली होता है ना, मैं या अभी भी विलोमी बता रही थी आपको, अपोजिट बता रही थी। इंसेसेंट होता है कॉन्टीन्यूसली, लेकिन आपका जो ओकेजनल होता है वो हो जाता है कभी कभार, है ना। अनइंटरप्टेड होता है जिसमें जो है बिना हस्तक्षेप के, तो ये भी कॉन्टीन्यूसली हो जाएगा, ये भी आपका जो है सिनोनिम रहेगा, कॉन्टिन्यूअल भी सिनोनिम रहता है। ओके चलिए, इन्फर्मिटी, इन्फर्मिटी का एंटोनिम बताना है। तो इन्फर्मिटी मैं आपको बता दूं, ये होता है थोड़ा वीकनेस हो जाएगा इसका, या तो हेल्थ थोड़ा ख़राब रहती हो, दुर्बल हो, है ना, वीकनेस भी ही कह सकते हैं हम, डिसीज्ड कह सकते हैं, है ना, बीमारी हो अगर कोई, तो यहाँ पे इन्फर्मिटी का अपोजिट बताना है आपको, तो हेल्थ हो जाएगा, है ना, हेल्थ हो जाएगा। अब थोड़ा इनका मीनिंग देख लीजिए, फॉर्म का आपको पता है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की जो फॉर्म में जब फॉर्म होती है, और जो आपका डिसेबिलिटी है वो एक तरीके से डिसेबिलिटी आती है आपकी, एक तरीके से विकलांगता हो जाएगी, इसका तो हेल्थ हो गया, लेकिन डिसेबिलिटी की आपकी विकलांगता हो जाएगी। डेबिलिटी की बात करें तो ये भी दौर्बल्य होता है, कमजोरी होती है, ये भी ठीक है, कमजोरी होती है, वीकनेस होती है, तो इसका इन्फर्मिटी का सिनोनिम रहेगा। लास्ट का वर्ड है कंडम होना चाहिए गाइज, ये तो कंडम होना चाहिए, सी, एक सेकेंड, हाँ, CONDEMN, कंडम होना चाहिए इसको। अच्छा इसका एंटोनिम बता दीजिए, ठीक है गाइस, इसका एंटोनिम आप मुझे बता दीजिए कंडम का। तो जो कंडम होता है इसका अपोजिट अगर बात करें हम, कन्विक्ट होता है, एक्विट होता है, सेंटेंस या फिर वर्डिक्ट होता है। कंडम होता है किसी के ऊपर, किसी की निंदा करना, है ना, कंडम किसी की निंदा करना, किसी को जो है डिमिनिश करना, डेमोलिश करना। ओके, तो यहाँ पे जो कंडम हो जाएगा, और आपका एक्विट तो दोष मुक्त करना होता है किसी को, ठीक है, और कन्विक्ट तो यही हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे तो कंडम का मतलब तो दोषारोपण होता है, तो एक्विट का आपके अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाना चाहिए, सॉरी ऊपर लगा देती हूँ थोड़ा, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन होना चाहिए। सी सेंटेंस आपको पता है, वर्डिक्ट होता है, वर्डिक्ट का मतलब होता है थोड़ा एक तरीके से, चलिए जो हम कह देते हैं किसी चीज़ को ना, वर्डिक्ट, हमारे जो वर्ड्स होते हैं, कोई हम स्टेटमेंट दे देते हैं अगर, तो इस चीज़ से हम रिलेट कर सकते हैं इसको। कन्विक्ट भी अपराधी ठहराना होता है, तो इसका भी मतलब वही हो जाएगा, कंडम ही हो जाएगा। रेटिफाई का बताना है, रेटिफाई होता है किसी भी चीज़ की पुष्टि करना होता है ना, पुष्टि करना होता है, जैसे किसी चीज़ को क्लैरिफिकेशन हम लोग दे देते हैं, एक तरीके से अपनी सहमति दे देते हैं, है ना, वो चीज़ हो जाती है कि हाँ ये ठीक है। तो रेटिफाई के लिए आप क्या यूज़ करेंगे एंटोनिम, रिजेक्ट हो जाएगा सीधा, है ना, रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा निगोटिएट की बात करेंगे, निगोटिएट जो होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं क्या,
निगेटिएट होता है कुछ फॉर्मल डिस्कशंस होते हैं, किसी के साथ कुछ मोल भाव करना, कुछ फॉर्मल डिस्कशंस करना, नेगोटिएट। फ्लाउट होता है उपहास करना, किसी को डिसडेन करना, किसी को उसके बाद स्कॉर्न करना, कंटेम्प्ट करना, ठीक है, ये सब हो जाएंगे आपके। चलिए, ऑफन, ऑफन होता है आपका कॉज पेन टू, अपमान करना किसी का, राइट। तो यही थे गाइस आज के क्वेश्चन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।